नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। शिवराज कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों वेबिनार हुआ। आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में काम किए जा सकते हैं, इसकी रीति नीति बनाई गई और एक खाका तैयार किया गया। और कैबिनेट की बैठक इसके बाद बेहद अहम, जहां आत्मनिर्भर एमपी को लेकर के भी कुछ नए और बड़े फैसले हो सकते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की मीटिंग आज 11 बजे होने जा रही है। आकांक्षा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, क्या एजेंडा रखा गया है कैबिनेट का? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, आज कैबिनेट की बैठक है और काफी अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना जो उनको कोरोना होता है उसके बाद वापस आने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। हालांकि जब उनको कोरोना था उस दौरान भी उन्होंने अस्पताल से ही कैबिनेट की बैठक ली थी, लेकिन उसके बाद की कैबिनेट की पहली बैठक है। और देखिए, जो अहम प्रस्ताव है उसमें हम बात कर सकते हैं कोऑपरेटिव जो एक्ट है उसमें संशोधन के लिए जरूर आज प्रस्ताव आ सकता है। इसी के साथ ही जो जितने भी विधायक और सांसद हैं उनके कोऑपरेटिव बैंक में प्रशासक बन सकते हैं। यानी जो विधायक और सांसद अभी कि जिनको कोई बड़ा पद या बड़ा काम नहीं मिला है, उनको कोऑपरेटिव बैंक में प्रशासक बनाया जा सकता है। इस तरीके का भी प्रस्ताव जो है वो इस कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसी के साथ ही जो इसके अलावा जो कर्मचारी है, प्रशासनिक कर्मचारी जो है वो आधा दर्जन ऐसे हैं जो अभी तक नियमितीकरण के लिए बात कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे कई खाली पद हैं जिन पर प्रस्ताव आ सकता है कि उनको जल्द ही भरा जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वाली जो कैबिनेट की बैठक है वो कोऑपरेटिव बैंक के संशोधन, एक्ट के संशोधन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कर्मचारी अभी इंतजार कर रहे हैं खाली रिक्त पदों का, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 1 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, कबीरधाम जिले के सरुधा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट और कोंडागांव जिले में नवनिर्मित धनकुल एथनिक रिसोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण करेंगे। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए गए हैं। इसके तहत पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13 जगहों पर 96 करोड़ की लागत से इको एथनिक टूरिस्ट रिसोर्ट निर्मित कराए जा रहे हैं, जिसमें जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेश्वर, कुर्दर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट और तीरथगढ़ शामिल है। स्टार जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, आज बेहद अहम लोकार्पण होने जा रहा है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे जो आदिवासी अंचल है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट जो बनाए गए स्पॉट, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होने जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। 2 बड़े प्रोजेक्ट से जिस पे काम किया जा रहा है, एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है, दूसरा राम वनगमन पथ टूरिस्ट सर्किट है। आज की जो बात करें तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है, इसका तहत 3 इको इथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। कुल मैं आपको बता दूं, इस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में कुल 13 स्थानों का चयन किया गया है, जहां पर 96 करोड़ रुपए की लागत से इस तरीके के रिसोर्ट्स को तैयार किया जाना है, जिसमें से 3 रिसोर्ट्स का आज लोकार्पण होगा। ये तीनों रिसोर्ट्स बिलासपुर में हैं, कवर्धा में हैं और कोंडागांव जिले में मौजूद हैं। यहाँ निर्माण किया गया है। पूरी तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही साथ इको फ्रेंडली इसे बनाया गया है, इसीलिए इसे इको एथनिक टूरिज्म सर्किट नाम दिया गया है। उस पैटर्न पे इसको बनाया गया है और जब वहाँ पे लोग जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अच्छे से पहचान सकेंगे। साथ ही साथ जो इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उन्हें रहने के लिए मिलेगा। तो एक प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयोग कर रही है और ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स है जिस पे काम कर रही है। जिसका पहले प्रोजेक्ट के तहत आज 3 रिसोर्ट का एक साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे अपने निवास से ई लोकार्पण करेंगे। यहाँ
शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो 3 महत्वपूर्ण रिसोर्ट जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाते हैं और खूबसूरती देखते ही बनती है, उसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के हाथों होगा। और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जब लोग वहां जाएंगे तो उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को भी निहारने का मौका मिलेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग वर्ग के हैं, उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान पहले नहीं था। मुख्यमंत्री बघेल ने ऐसे आवेदकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए तृतीय लिंग वर्ग के आवेदकों को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बिना धान बेचे भी 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए धान उत्पादक किसानों को केवल योजना में पंजीयन कराना होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि जिन किसानों ने पंजीयन करवा लिया है उन्हें दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। नए किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की ऐसी पहली सरकार होगी जो किसानों को बिना धान बेचे प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं साल 2021 में धान खरीदी और खरीफ फसलों के अंतर की राशि का फैसला मंत्रिमंडल लेगा। धान खरीदी और किसान न्याय योजना की अलग अलग उप समिति हैं। आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक 10 अगस्त को हुई थी, जिसमें बारदाने खरीदी के लिए जूट कमिश्नर को पत्र भेजने और न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 के अंतर की राशि 1500 करोड़ रुपए 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था। इधर बिना धान बेचे न्याय योजना के लाभ पर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। किसान केवल पंजीयन कराएगा और खेती करेगा। अगर फसल नहीं भी बेचेगा तो उसको 10,000 रुपया एकड़ के हिसाब से उसको सम्मान निधि जो न्याय योजना का निधि जो है वो मिलेगा। अंतर की राशि का 1500 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 1500 करोड़ का भुगतान 20 तारीख को होना है। उसके बाद जो 2 किस्त बचेगा वो आने वाले समय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे कि बाकी जो किसान हैं 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा? उनकी चिंता कौन करेगा? वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान है। इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स की डिग्री मांगी गई थी। इस विज्ञापन को आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स का तो जिक्र है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के डिग्रीधारियों को आवेदन देने का मौका नहीं मिलेगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सरकार के इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 74.7% हो गया है। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिले में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के साथ ही जहां जरूरी हो वहां संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि आगामी त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। धार्मिक कार्यक्रम घरों में ही हो। मुख्यमंत्री ने जेल में फैल रहे संक्रमण को गंभीरता से लेने और इसके प्रभावी उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन शासकीय सेवकों में संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत शायर राहत इंदौरी के निधन के संबंध में भी जानकारी ली। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ आज मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज जनता को कमलनाथ संबोधित करने जा रहे हैं। सीधा प्रसारण शाम 4 बजे कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ
मध्य प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे कांग्रेस के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। छत्तीसगढ़ में 478 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर जिले में 195 नए केस मिले। राजनांदगांव जिले में 54 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 43, रायगढ़ में 29 पॉजिटिव मिले। बिलासपुर में 26, सुकमा में 23 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार में 18, बस्तर में 15 संक्रमित मिले। नारायणपुर में 15, सरगुजा में 12 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 14,030 संक्रमण के मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,255 है। 9,658 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 117 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। दंतेवाड़ा में एसपी का परिवार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया। खुद एसपी अभिषेक पल्लव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी यशा और बेटा आद्विक कोरोना पॉजिटिव है। दोनों में लक्षण पाए जाने के बाद ही एसपी ने खुद को 14 दिन के लिए होम आइसोलेट कर लिया। वहीं बलरामपुर में कोतवाली थाना और अजाक थाने में 3 आरक्षकों को संक्रमित होने के बाद थाने के पूरे स्टाफ को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं वैकल्पिक थाने में नए स्टाफ के साथ काम कराया जा रहा है। जांजगीर के पामगढ़ क्षेत्र के बिलारी गांव में 19 साल की कोरोना संक्रमित युवती की मौत हुई है। युवती बिलासपुर के सिम्स में भर्ती थी। उधर रायगढ़ नगर निगम के एमआईसी मेंबर समेत 5 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद नगर निगम की पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है। इधर बालोद जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गांव-गांव में लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन कलेक्टर ने जिलेवासियों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। 11 तारीख को रात्रि 2 बजे सीसी पामगढ़ आई हुई थी, जिसको काफ़ी मात्रा में ब्रीथिंग डिफिकल्टी था, बॉडी एक था। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सिम्स के लिए रिफर कर दिया गया। सिम्स में उनको पहुंचने के बाद वहाँ एडमिट किया गया, वहाँ पूरा आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उनका जांच किया गया। लोग आते रहते हैं कि इस परिस्थिति में आवश्यक है और अति आवश्यक है कि नगर निगम सील होना। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज सील हो गए और 30% कर्मचारी कार्यरत रहेंगे आवश्यक कार्य के लिए। 25 एक साथ आया और 3 28 और आज एक केस आया। तो ये थोड़ा सा हमने इसको देखते हुए पूरा अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग, रेवेन्यू, पुलिस सभी ने मिलकर इस पे कल शाम को काफ़ी गंभीरता से काम किया। कंटेनमेंट जोन डिफाइन करके उसको डिक्लेयर किया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1066 मरीज मिले हैं। एमपी में अब तक 42,770 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटे में 21 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एमपी में अब तक 1069 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 31,935 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,766। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। ये सच है कि कोरोना के कारण जिंदगी नहीं रोकी जा सकती। जरूरत के सामने सामान लेने या फिर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। बाजारों में जाना ही पड़ता है, जहां लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं। बाजारों में लोग और दुकानदार बिना मास्क नजर आ रहे हैं, शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं गलतियों के चलते कोरोना घर तक पहुंच रहा है। भोपाल की बात करें तो यहां बाजार आने जाने के कारण शहर के 23% लोग अपने साथ कोरोना घर ले गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से ये बात सामने आई है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बाजारों में लोग लापरवाही कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाने के कई मामले सामने आए हैं। लोग खुद ही आदतों में सुधार करें ताकि सरकार को सख्ती न करनी पड़े। स्वयं मास्क लगाएं, आने वाले को मास्क की आग्रह करें और लगवाएं। हो सके तो हर दुकानदार मास्क उन्हें दे, प्रोवाइड करे। सैनिटाइजर को वो रखें, पर्याप्त दूरी को बना के रखें सभी दुकानदार। हम नहीं चाहते कि कोई सख्ती की कार्रवाई हो। रायपुर में गर्भवती महिला ने अस्पताल के सामने दम तोड़ दिया। रायपुर पंडित स्थित जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां बेड का इंतजार करते एक गर्भवती महिला ने
दम तोड़ दिया। गर्भवती भिंबौरी गांव की रहने वाली थी। लेबर पेन होने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। पति कौशल साहू का आरोप है कि पत्नी आरती साहू दर्द से तड़प रही थी। एम्बुलेंस स्टाफ ने ऑक्सीजन दिया और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद एक डॉक्टर देखने आई और फिर चली गई। गर्भवती महिला लगभग 2 घंटे अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुने। आखिरकार इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस स्टाफ ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद महिला 1.5 से 2 घंटे तक ऑक्सीजन में थी। इस दौरान एक बार डॉक्टर ने एम्बुलेंस में ही चेक किया, लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं आया। हॉस्पिटल से कहा गया कि अंदर बेड खाली नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर रवि तिवारी का कहना है कि वे अधीक्षक और डीन को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। रीवा के बनगावा थाना क्षेत्र के देवगांव में एक टीचर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। टीचर को तबीयत बिगड़ने के बाद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि गोदरी स्कूल में पदस्थ टीचर संजीव शुक्ला 3 महीने से सैलरी न मिलने से मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। केवल संजीव ही नहीं बल्कि गंगे विकासखंड के किसी भी शिक्षक को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसी से आहत संजीव मानसिक तनाव में थे और नींद की गोलियों का सेवन कर रहे थे, जिसके चलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। फौरन संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने भी जमकर लापरवाही बरती है। शव को बगैर पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की माली हालत इतनी खराब थी कि उसका शव घर ले जाने तक के लिए भी परिजन के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा सहयोग से जमा पैसों से शव को अस्पताल से रवाना कराया गया। वहीं पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने को कहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। साथी संजय शुक्ला जी 3 महीने से वेतन लंबित होने के कारण डिप्रेशन में आके ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा के ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। हम लोग बहुत दुखी थे इस सिस्टम से। वेतन मान की समस्या है, वेतन देने की समस्या है। ये समस्या ज़रूर कई ब्लॉकों में आई है और उस ब्लॉक में भी, गंगे ब्लॉक में भी ये समस्या थी। मृत्यु के बाद जो एक्सग्रेशिया मिलता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद मिलता है, तो उसको हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही उनको मिल जाएगा तुरंत कल उसको लगवाएंगे और उनको मदद करेंगे। अनूपपुर में एक बार फिर सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला को तबीयत खराब होने पर खाट पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला जिले की डोंगरा पंचायत के पोंडा पानी गांव का है, जहां एक महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी। ऐसे में महिला को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाया गया, फिर वहां से बाइक के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल गांव में सड़क नहीं है, जो कच्चा रास्ता है उस पर बारिश में पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे मजबूरी में इसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। वैसे इस गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में न सड़क है, न बिजली, न ही पीने के लिए साफ पानी के इंतजाम। ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदारों से शिकायतें भी की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महासमुंद में मिले 1.5 करोड़ की ब्राउन शुगर की आगे की जांच के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक टीम गठित की है। महासमुंद जिले के एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के नेतृत्व में बनाई गई इस टीम में डीएसपी, टीआई, एसआई समेत 5 अन्य जवानों की नियुक्ति की गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई में आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि महासमुंद पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया है। रायपुर से ब्राउन शुगर लेकर मोपेड पर ग्राहक तलाशते हुए उड़ीसा के लिए निकले आरोपी शंकर लाल वैष्णव की गिरफ्तारी के बाद मामले में उड़ीसा और राजस्थान के 2 आरोपियों की जानकारी पुलिस को मिली है। ब्राउन शुगर की बड़ी खेप की तस्करी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच की जाएगी। मामले के तार पाकिस्तान से भी जुड़े होने की आशंका है। रायपुर आईजी ने भी कहा है कि मामले के हर पहलू पर जांच होगी। एसपी महासमुंद को बधाई भी दी है और साथ के साथ ये भी है कि इसमें आगे कार्रवाई की टीम बनाकर, विशेष टीम बनाकर इसकी आगे की जांच की जाए कि कहाँ से ये सप्लाई हुई, कहाँ से लेके आया। ये सारी पूछताछ में जो कड़ियाँ मिलेंगी उस पे महासमुंद पुलिस अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रायपुर के साथ भी सहयोग कर इसको आगे मामले को निकालने का और आगे प्रयास किया जाए।
मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट तो वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कोंडागांव और नारायणपुर जिले में येलो अलर्ट के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में ऑरेंज अलर्ट के साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ आज हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई जगह जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। आपको 3 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सिंगरौली की है, जहां जयनगर, तेलगांव और जुआड़ी की हालत बेहद खराब है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। दूसरी तस्वीर बैतूल की है, जहां बारिश से धार नदी उफान पर है। नागपुर भोपाल हाईवे पर ये पूरा माजरा बना है। दतिया के बिल्हारी करेरा मार्ग में ग्रामीण उफनती नदी को पार करने को मजबूर है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री सड़क योजना में सोमला नदी पर रपटा बनाया गया था। बरसात में रपटे के ऊपर से पानी बहने लगता है, फिर भी किसान अपने खेतों में जाने के लिए रपटे को पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में रपटा की जगह अगर पुल बनाया गया होता तो ऐसे हालात नहीं होते। बच्चे डूबने की भी कोशिश में रहते हैं। इसके राजस्थान का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो शुरू होने वाले विधानसभा के अधिवेशन में खुद ही विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। गुरुवार को राजनीतिक संकट के कयासों पर विराम जरूर लग गई है, गतिरोध कम हो गया है, ये कहना मुश्किल है। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने कहा, हम लोग उन 19 विधायकों के बगैर भी सदन में बहुमत साबित कर देते, लेकिन उससे हमें खुशी नहीं होती, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जाहिर है उनका इशारा सचिन पायलट और उनके 18 समर्थकों की तरफ ही था। और इसी के साथ अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।